तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी, द्विघात समीकरण अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इस चैप्टर में हम क्या नहीं जानते हैं, किस प्रकार इस कोई क्वेश्चन करें, कैसे नहीं करें। अगर ये आपका डाउट है तो बिल्कुल ये डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका भाई इसमें द्विघात समीकरण पूरा फुल चैप्टर ही बताने वाला है। ठीक है, मतलब इसमें द्विघात समीकरण के पूरा बेसिक से लेके हाई तक रूल बताऊंगा और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं द्विघात समीकरण के वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, सिखाने की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। इस देखने के बाद ये वीडियो 100% आप लोग द्विघात समीकरण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे और बोर्ड एग्जाम 2022 में, ठीक है, आप लोगों का जो टारगेट 95% का है वो आराम से अचीव कर पाओगे। ठीक है, ये भरोसा रखिए हमारे पे। अभी देखिए कैसे द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई अब तैयारी कर रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 95% की। तो चलिए द्विघात समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात बहुपद का नाम सुने हैं? द्विघात बहुपद, अगर मैं कह दूँ ना कि कोई, अगर मैं इस तरह कह दूँ कि यदि पी एक्स, बात करूँ यदि पी एक्स, और मैं कहूँ कि पी एक्स, जो पी एक्स है ये द्विघात बहुपद है। अगर मैं कह दूँ कि जो पी एक्स है वो एक क्या है, द्विघात बहुपद है। बात को समझिए, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि पी एक्स जो है एक द्विघात बहुपद है, बहुपद है, ठीक है, ये कहूँ कि यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो आप कहोगे कि जब पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण, आप कहोगे कि अच्छा पी एक्स बराबर 0, यही आपका द्विघात समीकरण है। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा बहुत जल्दी बता दिए भाई, क्या किए? 0 के बराबर कर दिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बहुपद द्विघात बहुपद होंगे और जितने भी द्विघात बहुपद है, अगर उनको आप 0 के बराबर कर देते हो बस बात खत्म, वो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। मतलब कि द्विघात बहुपद अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या होता है? यह इस रूप को हम कहते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो रूप है इसको बोलते हैं बहुपद। अब द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो कोई भी आप लोगों का बहुपद हो, कोई भी आपका समीकरण हो, अगर उसको 0 के बराबर कर दोगे, समझ लीजिए द्विघात समीकरण बन गया। ये चीज़ होता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो दिमाग में छोटा छोटा पॉइंट चला होगा, पहले कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक चीज़ें, इसके बाद सारे क्वेश्चंस करने वाले हम लोग। अब देखिए क्या बात है, ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है हम लोगों को। तो इसमें द्विघात समीकरण हल करने के लिए आता है, द्विघात समीकरण दे देगा आप लोगों को, द्विघात समीकरण, और कहेगा कि द्विघात समीकरण हल कीजिए। और द्विघात समीकरण हल करने के लिए दो विधि हमको यहाँ पे देगा। पहला होता है गुणनखंड विधि। तो इसमें गुणनखंड विधि देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। और दूसरा विधि दे देगा द्विघाती सूत्र। एक होता है द्विघाती सूत्र द्वारा किसी भी समीकरण को हल करना, द्विघाती सूत्र, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम से। तो ये तो बस मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, आप लोगों को याद होना क्या चाहिए। ठीक है, श्रीधराचार्य नियम क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपका श्रीधराचार्य नियम होता है। ठीक है, क्लियर? और जहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होता है? वो डी विविक्तर होता है, विविक्तर। ठीक है, अभी समझ में आएगा विविक्तर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको जानना जरूरी है कि मतलब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना होता है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना होता है। अब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात का मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपका क्या द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण के हमें जितने भी मूल होते हैं वो मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, अब विविक्तर तो आप लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका विविक्तर होता है। ठीक है, अब मूल में क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि मूल क्या होता है। जैसे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ जाता है तथा पूर्ण वर्ग हो,
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और क्या हो, पूर्ण वर्ग, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, तो जो मूल होगा, मूल वो क्या होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। वास्तविक होगा, परिमेय और असमान होते हैं, परिमेय होता है और असमान होता है, इसको नोट कर लीजिए, असमान होता है। आप बस नोट करते चलिए, क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ समझाने की, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ से कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, अगर पूर्ण वर्ग हो तो मूल जो होता है वास्तविक होता है, परिमेय और असमान होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको याद करना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विविक्त कर, ठीक है, 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, तो मूल जो होता है वो वास्तविक होता है और अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय और असमान होता है, और असमान होता है, असमान होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है या पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग न हो तो वही मूल वास्तविक और अपरिमेय हो जाता है और असमान होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिए तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, इस बार 0 के बराबर आ गया, तो मूल जो होगा, तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, और समान होगा। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समान होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट बात कर लें। चौथा पॉइंट है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया 0 से, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया 0 से, तो जो मूल होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना बात आपको याद करते चलना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको याद करना क्या है यहाँ पे इस अध्याय में, कि किसी द्विघात समीकरण, अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, और कोई द्विघात समीकरण दिया है, इसमें पूछ दे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल पूछ दे कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि माइनस b/a। ठीक है, यहाँ माइनस रहता है, आगे फार्मूले में माइनस लगा दीजिएगा। मूलों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, मतलब माइनस b/a, यह होता है मूलों का योगफल। और अगर पूछ दिया जाए कि मूलों का गुणनफल, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा। अगर पूछ दिया मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद, अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब c/a, ठीक है, a माइनस b/a होता है। तो ये 2 फार्मूला आपको किसी कीमत पे याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद एक और चीज लास्ट डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए गए हों, जब मूल दिए गए हों, आपको मूल दे देगा और कहेगा, मूल देने के बाद कहेगा चलो द्विघात समीकरण बनाओ, तो किस फार्मूले पे बनता है, तो बनता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक है, कोष्टक, फिर इसके बाद बाहर x लगाते हैं, प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल,
गुणनफल बराबर 0। तो इस फार्मूला से अगर मूल आपको दिया है और कहेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, यह फार्मूला लगाइएगा। एक्स स्क्वायर में मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, आपका द्विघात समीकरण निकल के तैयार हो जाएगा। तो इतना चीज़ इस चैप्टर में बेसिक है, इतना आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। इसके बाद चलिए देख लेते हैं छोटे से छोटे क्वेश्चन को बड़े से बड़े क्वेश्चन तक। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, सभी समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है, द्विघात समीकरण से। तो चलिए अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, छोटा प्रश्न है कि यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये प्रश्न आ गया, इसको बना लेते हैं। सिंपल प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है। दिया 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को गुणा अगर आप 1 में करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही आएगा। अब बराबर 7 को गुणा जब 1 में करोगे तो ये 7 ही आएगा। और जब एक्स स्क्वायर बराबर निकालोगे तो 7 माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 2, और एक्स स्क्वायर बराबर 7 और 2 9 हो जाएगा। और इधर यह वर्ग में है, अगर एक्स की वैल्यू निकालूं सिर्फ यह वर्ग है और वर्ग इधर चला जाता है तो किस में हो जाता है, वर्गमूल में। और एक्स बराबर 9 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, 3, और एक्स बराबर 3 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। तो छोटा प्रश्न का शुरुआत मैंने किया और बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए आते हैं। कितने नंबर के लिए, 1 नंबर मात्र, ठीक है। तो जब भी इस तरह छोटा इक्वेशन आए आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। एक छोटा प्रश्न और बात करूंगा, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। पहले हम लोग 1-1 नंबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे कि समीकरण आपको दे देगा। पहले हम लोग जितने 1 नंबर के क्वेश्चन है उसे करेंगे, ठीक है। तो समीकरण आपको दे देगा कि x + 6 और दे दिया है x + 5, ठीक है, बराबर 0 के मूल होंगे। अब देखिए छोटा सा प्रश्न 1 नंबर के दे दिया, आप पूछा कि मूल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल x + 6 दिया है और x + 5 बराबर 0 दिया है। तो एक बार x + 6 बराबर 0 कर दोगे और एक बार x + 5 बराबर 0 कर दोगे, मूल निकल जाएगा। तो x + 6 बराबर एक बार 0 करके देखो तो x बराबर +6 उधर जाएगा तो -6, और एक बार x + 5 बराबर 0 करके देखिए तो x बराबर +5 उधर जाएगा तो -5। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूल कितना आ गया, एक बार x बराबर -6 आ गया, एक बार x बराबर -5, मतलब -6 और -5, यह 2 मूल आ गया। अब मूल निकल गया, ये हो गया आंसर। तो 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए तो इस तरह छोटा था, अब मूल पूछा था। एक बार क्या करता है कि इक्वेशन दे देता है और मूल पूछ लेता है। जैसे इक्वेशन आपको इस तरह दे देगा, लिखेगा कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x और -1 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए एक छोटा सा समीकरण दे दिया, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। छोटा सा इक्वेशन दे दिया, कह रहा कि मूल ज्ञात कीजिए। तो इससे कोई इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो छोटा सा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 1 को गुणा जब आप 2x में करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसा फैक्टर लीजिए कि गुणा करने पे 2 आ जाए और घटाने पे 1 आ जाए, तो मात्र वही चीज़ है, 2 × 1 यही होगा। 2 में 1 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से घटाओगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए पेड़ बना लीजिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x + x माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2x + 1 मतलब क्या हो गया, -2x + x, क्या बचेगा, -x बच जाएगा, और 2x में 1 से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो करना में चीज़ है कि जोड़ा बना लेंगे, इसका इसके साथ कॉमन ले लेंगे और इसका इसके साथ। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x, तो 1x कैंसिल लगा तो 1x बचेगा माइनस, और यहाँ पे 2x पूरा कट गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे -1 है, तो कॉमन लेने लायक कुछ है नहीं, तो 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो मतलब क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा, बराबर 0। तो देखिए x - 1 इसमें भी आ गया, x - 1 इसमें भी आ गया, तो x - 1 एक कोष्टक में हो जाएगा, और इधर आपका 2x और +1, तो 2x + 1 एक कोष्टक बराबर 0। जब इतना आ गया तो एक बार x - 1 बराबर 0 कर दीजिए, एक बार 2x + 1 बराबर 0 कर दीजिए। तो एक बार हम x - 1 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, मतलब x बराबर 1 आ गया। और एक बार हमें करना क्या है, 2x + 1 बराबर 0 करना है। तो 2x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1, और x बराबर -1, 2 गुणा में उधर जाएगा तो 2 भाग में हो जाएगा, मतलब x बराबर 1 आ गया, x बराबर -1/2, मतलब इसके 2 मूल तैयार हो गए, एक तो 1 और दूसरा -1/2। तो इस तरह मूल ज्ञात हो गया। तो देखिए छोटे क्वेश्चन आएगा 1-1 नंबर के, पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फिर इसके बाद
2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 6 वाले सब क्वेश्चन करेंगे। आप बस धैर्य बनाए रखो मेरे साथ, सारे कंसेप्ट में क्लियर करूँगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज़ें? तो इस प्रकार निकलता है। चलिए क्वेश्चन तीसरा हो गया ना। चलिए क्वेश्चन तीसरा हो गया, तो क्वेश्चन चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया है। चौथा दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक द्विघात समीकरण दे रखा है। एक द्विघात समीकरण, देखिए एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हैं, के मूल समान हैं। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों में आप लोगों को शुरू में बता दिया है कि जब 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0, अब यहाँ पे ये चीज़ दिया है कि द्विघात समीकरण के जो मूल है वो क्या है, समान है, मतलब 0 के क्या है, बराबर है। तो के का मान पूछा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाते हैं कि जैसे आपका इक्वेशन दिया है 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0, और कह रहा है इसके मूल समान है। मूल समान का मतलब क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तभी मूल समान होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, x² से x² कैंसिल, तो a बराबर 3, x से x कैंसिल, तो b बराबर माइनस 6 और c बराबर k निकल गया। जब a और b और c का वैल्यू निकल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कह रहा है कि मूल इसके समान है। मूल समान का मतलब क्या होता है, मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि जब मूल समान होता है, यहाँ पे जब मूल समान होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ना, तो जो d होता है विविक्तर वो 0 के बराबर होने लगता है। d जो है 0 के बराबर होने लगता है, मतलब विविक्तर मतलब क्या, b² माइनस 4ac जो है 0 के बराबर होता है, तभी मूल समान होता है। तो सिंपल b का वैल्यू कितना निकला है, -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 गुणे c का वैल्यू कितना है k बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -6 का वर्ग करोगे तो 36 और माइनस 4 3 12 के बराबर 0। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 बराबर -12 के उधर जाएगा तो +12 के हो जाएगा। ठीक है, और के बराबर क्या आ जाएगा 36/12, काट दीजिए तो के बराबर 12 3 36, के बराबर कितना आ गया 3। यही हो गया आंसर, के का वैल्यू पूछा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जब भी आपको ये दे कि द्विघात समीकरण दे दिया कि मूल समान है, तो आप ए बी सी के वैल्यू याद कर लीजिए और डी बराबर 0 मतलब विविक्तर को 0 के बराबर कर दीजिए, और वैल्यू रखेंगे ना तो वहाँ पे के चाहे पी सी डी कुछ भी दिया रहेगा, जिसकी वैल्यू पूछेगा आप उस निकाल पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तो क्लियर हो गया होगा। नो डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। बताइए कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 4 में, बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब पांचवा क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछेगा आपको, देख द्विघात समीकरण देगा, क्या देगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देने के बाद और क्या द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 4x बराबर 0। अब पूछेगा कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। चलिए लगाइए, बताइए, मैंने फार्मूला आगे ही बता दिया आप लोगों को कि मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। बताइए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, फटाफट बताइए। तो मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया है, अभी जस्ट रिवाइज करा देता हूँ कि मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, c/a, मतलब अचर पद बटे में x² का गुणांक, यही तो बताया है। तो सिंपल देख लीजिए, अचर पद इसमें c कोई दिखाई दे रहा है, c तो कुछ नहीं, c कुछ नहीं तो 0, अब बटे में x² गुणांक है, x² का गुणांक क्या है 3, तो 3, 0/3 मतलब 0। भाई मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 0 आ गया, बात खत्म, ये हो गया आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है 3x² माइनस 4x बराबर 0, तो हमारा फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx बराबर c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c। तो भाई x² का गुणांक तो दिया है, x का भी गुणांक दिया है, c का गुणांक कुछ दिया नहीं, तो c का नहीं दिया रहा तो उसको 0 मान लेते हैं। तो वही चीज़ है, अचर पद नहीं दिया था तो अचर पद को मैंने 0 मान लिया, और बटे में x² को गुणांक मैंने क्या मान लिया 3, भाग दिया 0 आ गया। तो जब भी आपको इस प्रकार की क्वेश्चन देखे और पूछे कि मूलों का गुणनफल, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, आंसर आपके हाथों में रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए एक नंबर के लिए क्वेश्चन फिर आ गया। ठीक है, कि क्या x बराबर 3 समीकरण इतना का हल है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अगर जब भी आपसे ये पूछे कि x बराबर 3 समीकरण इतना का हल है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 रख लीजिए और इसको हल कीजिए। अगर आप लोगों का आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों
अगर 1 आ जाता और 0 आ जाता है तो समझिए इसका हल है, और 0 नहीं आता है तो समझिए इसका हल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया है ना, तो एक्स 3 रखना है, एक्स आ गया तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे फिर एक्स आ गया तो फिर आप 3 रखोगे प्लस 7, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 5 15 और प्लस 7। ठीक है, तो प्लस 9 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 माइनस 15 कितना आ गया 1, तो 1 आ गया भाई। तो क्या इसका हल होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि x बराबर 3 जो है वो दिए गए समीकरण इस तरह लिखना पड़ता है, दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का हल नहीं है। क्या है, हल नहीं है। अगर 0 आ जाता तो हल हो जाता। तो देखिए एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी बने जाते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से लगा पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। देखिए छोटा हो चाहे बड़ा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो छोटा चला ना, अभी आगे चल के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसको भी हल करेंगे, ताकि ये जो चैप्टर है एकदम हमारे जहन में बैठ जाए और इसी क्वेश्चन हमें एक भी क्वेश्चन बचे ना। 2022 बोर्ड में तहलका मचाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों की छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, मात्र 2 सेकंड का है कि एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 हल कीजिए। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का। तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर यह 4 बटे में उधर जाएगा तो 4 गुणे में हो जाएगा, मतलब 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 गुणे 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 9 36। और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये वर्ग है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। बात खत्म। एक्स बराबर प्लस माइनस 6, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे आएगा तो इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, तो 4 9 36। फिर यहाँ से एक्स का निकालेंगे वैल्यू तो वर्गमूल में हो जाएगा, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 आ गया। तो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लीजिए। अभी बताइए कितना होगा, 7x स्क्वायर और माइनस 28 बराबर 0 को हल कीजिए। चलिए फटाफट कीजिए, बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग से ही पूछ रहा हूँ, जल्दी बताइए, इसको कर दीजिए। तो 7x स्क्वायर माइनस 28 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए बताइए कितना आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 28 बराबर 0 है, तो 7x स्क्वायर बराबर माइनस 28 उधर जाएगा तो प्लस 28, और x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 28। अब 7 गुणा में उधर जाएगा तो 7 भाग में हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, x स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर क्या होगा, ये वर्ग तो उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 हो जाएगा। बात खत्म। कुछ है इसमें, तो इतना स्पीड रखिए तुरंत आप धुआं में उड़ा देंगे इसको। कुछ है ही नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आएंगे तब तो मजा आएगा। पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, बताइए क्लियर हो गया ना। अब चलिए यही एक क्वेश्चन और करके दिखाइए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन हमको करते चलना है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है कि एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28 को हल कीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28 को हल करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हल होगा यह, तो आपको सिंपल करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11x, और माइनस 28 इधर आएगा तो प्लस 28 बराबर, तब दोनों इधर आ गए तो इधर तो 0 बच गया। अब इसे हल करना है, 28 को गुणा किस में करोगे आप, तो देखिए 28 गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा 28x स्क्वायर। तो आपको कुछ एक ऐसा फैक्टर बनाना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो क्या होगा, गुणा करने पर 28 आ जाए और यहाँ पे घटाने पे 7x आ जाए, अरे 11x आ जाए, तो 7 चौक 28, यही तो पेयर बनना है। 7 में 4 का गुणा करेंगे 28 आ जाएगा, 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 भी आ जाएगा। तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 बराबर 0, क्योंकि माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x हो जाएगा। तो यहाँ से पेयर बना लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, और यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो x, यहाँ माइनस कॉमन लियो ना तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और 4 7 28 यहाँ पे भी आ जाएगा इतना, मतलब x माइनस 7 यहाँ पे भी आ गया, x माइनस 7 यहाँ पे भी आ गया। तो x माइनस 7 को कॉमन ले लोगे और इधर हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। इतना करने तो जानते हैं आप लोग, इसमें सोचने वाली क्या बात है। एक बार इसके बराबर 0 कर दोगे, x माइनस 7 बराबर 0 कर दोगे तो x बराबर माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7, और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 कर दोगे तो x बराबर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, तो x बराबर 7 और x बराबर 4। ठीक है, यहाँ हल हो गया। ठीक है, तो क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे x के 2 वैल्यू आ गए, एक हो गया x बराबर 7 और दूसरा हो गया x बराबर 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, जो कि आसान होते हैं और आसानी से आप कर भी पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 था, जो छोटा क्वेश्चन 1 नंबर पूछता है, और हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए मेरे दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। तो देखिए दिया है ए स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4 बराबर 0। देखिए रात के समय वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े थोड़े इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना, आप लोगों को क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि लक्षण बताना है बिना हल किए हुए द्विघात समीकरण के, कि इसके मूल के लक्षण क्या होंगे। तो देखिए ये इक्वेशन दे दिया है, मूल के लक्षण ज्ञात करने के लिए हम इसे तुलना करेंगे इक्वेशन से। मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब फार्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट, ax स्क्वायर और प्लस bx स्क्वायर और प्लस c बराबर 0। इससे हम क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तुलना करने के बाद हम यहाँ से a और b और c के वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, या यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ bx होता है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा, ठीक है। और c बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण के फॉर्मेट ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर a स्क्वायर, b बराबर 4a और c बराबर 4 निकल गया, ठीक है। अब देखिए हम इसे देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले विविक्तर ज्ञात करेंगे, विविक्तर, ठीक है। अब विविक्तर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, तो आप लोगों को बताना जरूरी है, और आप लोग जानते भी हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो विविक्तर होता है। अब रखिए इसमें वैल्यू बी स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आ गया, ए का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, इंटू सी का वैल्यू क्या है 4। अब हल कीजिए तो 4 ए का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 चौको 16a स्क्वायर, 16 स्क्वायर भी आ जाएगा, 16 स्क्वायर में 16 स्क्वायर कैंसिल मतलब 0। मतलब इसके विविक्तर जो d है, d बराबर 0 आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने बताया था शुरू में ही, आप लोगों को बताया था कि जब d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिए हुए समीकरण, क्योंकि मैं शुरू में इस मूल वाला कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। दिए हुए समीकरण के मूल क्या होगा, एक तो वास्तविक होगा भाई, ठीक है, क्या होगा वास्तविक होगा, और तथा क्या होगा समान होगा, क्या होगा समान होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार लक्षण पूछते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इक्वेशन देखें कि इसके लक्षण क्या होंगे, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप तुलना करके विविक्तर ज्ञात कर लीजिएगा। अब विविक्तर का कंडीशन अगर विविक्तर 0 आ जाता है तो दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। दिया है कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। फिर वही कंसेप्ट आया। अब इसको हल करते हैं, इसका देखते हैं कि इसके मूल क्या होंगे, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो हमें करना क्या, हमें तुलना सिर्फ करना है किससे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी से बस तुलना करना होता है। तुलना कर देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, मतलब a बराबर क्या आ गया करनी में 3। इसी तरह x से x कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर आ जाएगा -5, और c बराबर क्या आ जाएगा 4 करनी में 3। तब इतना आ जाता है। तो हम विविक्तर देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। विविक्तर क्या होगा, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। रखिए b आ गया, b की जगह क्या लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a आ गया, a का मतलब करनी में 3, c का वैल्यू क्या है 4 बटे करनी में 3। हल कीजिए तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस एक करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा 4 चौको 16, मतलब 25 माइनस कितना आ गया 16, और 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 25 में 16 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 क्या है, 9 एक अब क्या है 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है 3 का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर जो है वो बड़ा है किससे 0 से, है कि नहीं बताइए। अरे 3 का 9 को जैसे d बराबर क्या आ गया 9, तो d बराबर 9 का मतलब क्या हो गया, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बिल्कुल। और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 0 से बड़ा है कि नहीं, आप बताइए। बिल्कुल बड़ा है। तो 3 का स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो दिए हुए समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और परिमेय होगा, ठीक है, वास्तविक होगा और परिमेय। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि वास्तविक होगा, मैं जगह नहीं लिख लेता हूँ, वास्तविक होगा और परिमेय होगा। क्या होगा परिमेय, क्योंकि मैंने बताया था आगे जब वर्ग इसका 0 से बड़ा हो जाता है तो वास्तविक होता है और परिमेय होता है, ठीक है। मैं शुरू में ही आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, अब नहीं बताऊँगा। इस पर जितने क्वेश्चन आएंगे कि लक्षण बताइए तो आप तुलना करके चेक कर लीजिएगा, और शुरू में जो कंसेप्ट बताऊँ उसको याद कर लीजिएगा कि जब
डी जो होता है 0 के बराबर आता है तो समीकरण वास्तविक तथा समान होता है। इसका वर्ग अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो वास्तविक तथा परिमेय संख्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी फॉर्मेट 2 क्वेश्चन बता दिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अलग कैटेगरी के क्वेश्चन बढ़ेंगे कि उस प्रकार क्वेश्चन किस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए दिया क्वेश्चन के समीकरण 3x² - 7x + 2 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात किए ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण दे दिया है, बिना मूल ज्ञात किए हमें इसका योगफल ज्ञात करना है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। फार्मूला हम लोग को मालूम है, आराम से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका समीकरण दे रखा है कि 3x² - 7x + 2 = 0। ये आपका क्या है, समीकरण है। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल पूछा ना, क्योंकि मूल ज्ञात नहीं करना है, डायरेक्ट हमको बताना है कि मूलों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और मूलों का योगफल का फार्मूला तो भाई हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, माइनस आगे लग जाता है, फिर यक्स का गुणांक लिखते हैं हम लोग और बटे में क्या लिखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए, x² का गुणांक लिखते हैं और इसके बाद हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक -7 है तो यहाँ -7 और बटे में x² का गुणांक क्या है, 3 है तो 3, माइनस माइनस खत्म, 7/3, बात खत्म। ये हो गया मूलों का योगफल आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फिर मूलों का गुणनफल भी पूछा है ना, उसको भी छोड़ेंगे थोड़ी, उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला मैंने बताया था, अचर पद। क्या बताया था मैंने, अचर पद बटे में x² का गुणांक मैंने बताया था, यह फार्मूला बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अचर पद मतलब क्या, अचर पद इस समीकरण में 2 है और बटे में x² का गुणांक मतलब 3, 2/3 लीजिए, ये भी हल हो गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार पूछते हैं, कुछ नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, सारे क्वेश्चंस को करके चले आएंगे, कोई एक नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, और ये इस बार मैं यही चाहता हूं कि आप लोग एक नंबर ना कटे, 95% क्लियर हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तो क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न बन जाता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल 3 और 1/3। मैंने बताया था ना कि मूल दे देता है, मूल देने के बाद द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए बोलता है। अब फार्मूला भी मैंने बताया था। तो देखिए इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें मूलों को योगफल जरूरत है और मूलों को गुणनफल की जरूरत है, तभी तो वो फार्मूला सेट होगा। तो पहले मूलों का योगफल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पहले हम लोग लगाएंगे मूलों का योगफल। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, तो मूलों का योगफल 2 मूल दिए हैं, उन्हीं का योगफल करना है। तो 3 + 1/3, 3 3 के 9 और 1 10/3, ये तो मूलों का योगफल निकल गया। मूलों का गुणनफल भी निकालना है, तो मूलों का गुणनफल भी निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि मूल दिए हुए हैं तो योगफल गुणनफल दोनों निकल जाएगा। मूलों गुणनफल मतलब 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाए 1, मतलब मूलों का गुणनफल 1 आ गया, मूलों का योगफल 10/3 आ गया। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए। अब द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, शुरू में ही बताया था कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है x² - मूलों का योगफल। क्या होता है, मूलों का योगफल होता है और बाहर कोष्टक में हम लोग x लिखते हैं, फिर माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। याद है ना फार्मूला आप लोगों को, गुणनफल बराबर 0, ये फार्मूला मैंने बताया था। तो x² लगा दीजिए और माइनस मूलों का योगफल कितना आया है, 10/3, फिर बाहर आपका x निकल गया, माइनस मूलों का गुणनफल कितना है, 1 आया है, बराबर 0। तो हो जाएगा x² - 10/3 में x गुणा हुआ था 10/3x और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए यहाँ 3 बटे में है तो 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 बटे में ना, 3 का गुणा कर दीजिए सभी में, 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10x और माइनस इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 और बराबर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 0, मतलब आपका समीकरण ये बन जाएगा। 3 से यहाँ पे गुणा करने पे, 3 से गुणा करिए है ना, 3 से गुणा करेंगे तो 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10x - 3 बराबर 0। तो यहाँ बन गया आपका द्विघात समीकरण। तो देखिए इस तरह द्विघात समीकरण पूछेगा तो आप मूलों का योगफल ज्ञात कर लीजिएगा, गुणनफल ज्ञात करिएगा, फार्मूला ये लगाइएगा, आंसर आपके हाथों में रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक क्लियर हो गया ना, बताइए कोई दिक्कत, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ चलते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लिखा है कि यदि 2x² - 8x + c = 0 के मूल समान है। अब यहाँ पे मूल समान दे दिया है, मूल समान कब होता है, विविक्तर डी 0 के बराबर हो जाता है, तो c का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सिंपल है, करना हमें यह है कि 2x² - 8x + c = 0। तो पहले तुलना करेंगे इसे ax² + bx + c = 0 से। तो तुलना करोगे आप तो x से x² कैंसिल, तो a बराबर 2 निकल जाएगा और b बराबर x से x कैंसिल, b बराबर -8 निकल जाएगा और c बराबर तो c निकल गया। ठीक है, अब इतना निकल गया और कह रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
कि मूल समान है। मूल समान का मतलब कि जो डी है जीरो के बराबर है, और डी जीरो के बराबर मतलब क्या, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर जीरो के बराबर। मतलब बी वैल्यू दिया -8 का हम कर देंगे होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू क्या है 2, और सी का वैल्यू तो सी ही है, बराबर जीरो। तो -8 का वर्क करोगे तो 64, और माइनस ये क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8 सी बराबर जीरो। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, -8 सी उधर जाएगा तो +8 सी, और सी बराबर क्या निकल जाएगा 64/8 निकल जाएगा। तो सी बराबर 8 64, सी का वैल्यू 8 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो कि सिंपल होते हैं और आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, मूल समान का मतलब क्या होता है कि जो डी है वो जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर ना, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि परीक्षण कीजिए कि क्या x बराबर -2/3 समीकरण इतना का एक मूल है। तो भाई x बराबर -2/3 जो है इसका मूल तभी हो सकता है कि जहाँ पे भी x है वहाँ की वैल्यू यहाँ पे रखिए और इसको हल कीजिए, अगर जीरो आ जाता है तो भाई इसका मूल होगा। यही साफ साफ शब्दों में इसका मतलब होता है। आइए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर जीरो दे रखा है ना। तो करड़ी में 3 अगुड़े एक्स आ गया ना, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे -2/करड़ी में 3 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 11 गुड़े फिर एक्स आ गया ना, तो -2/करड़ी में 3 और प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर जीरो, ये चीज़ दिया। इसको हल करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाएगा करड़ी में 3 और गुड़े -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 आ जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो ये सिर्फ 3 आ जाएगा, और प्लस ठीक है ये क्या हो जाएगा प्लस क्या है, अब प्लस का गुणा इस माइनस में कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ माइनस आ जाएगा, बात खत्म कीजिए। और 11 दूनी के 22/करड़ी में 3 आ जाएगा और प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा जीरो। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात को समझिए, इस 3 देखिए, इस 3 जो 3 है ना, 3 को हम आराम से लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि कड़ी में 3 को गुणा कड़ी में 3 होता है तो 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 4 बटे, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकता हूँ आराम से। अब -22/करड़ी में 3 और प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर जीरो। अब देखिए कड़ी 3 से कड़ी 3 कैंसिल, तो हो जाएगा ऊपर 4/करड़ी में 3 बच गया और -22/करड़ी में 3 और प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर जीरो। इसके नीचे एक मान लीजिए हल कर दीजिए, इसका एलसीएम करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, कड़ी 3 से कड़ी 3 4 माइनस कड़ी 3 से कड़ी 3 कैंसिल 22 और प्लस एक का गुणा इसमें कड़ी में 3 होगा तो कड़ी में 3 तो 6 कड़ी में 3 और गुणे क्या हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हल कर लीजिए तो हो जाएगा 4 माइनस 22 और प्लस ये क्या हो जाएगा 6 गुणे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 हो जाएगा बटे में करड़ी में 3, तो हो जाएगा 4 माइनस 22 प्लस 6 3 18 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। और जोड़ लीजिए तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, और 22 में से 22 घट जाएगा तो 0/करड़ी में 3, और 0/करड़ी में 3 का मतलब जीरो, तो जीरो आ गया, तो मतलब जीरो आ गया तो इसका मूल होगा, जाहिर सी बात है। तो आप आराम से लिख सकते हो कि जो x बराबर -2/करड़ी में 3 है वो समीकरण इसका इतना का मूल है, क्योंकि हल करने पे जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, करना क्या है कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये क्वेश्चन बन गया ये वाला। ठीक है, द्विघाती सूत्र वाला बोल रखा है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण इतना को हल कीजिए। सूत्र का प्रयोग मतलब क्या, सीधा चार वाले नियम पे से हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका समीकरण दे रखा है 6x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर जीरो। तो हम पहले तुलना करेंगे इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से। तब तुलना आप करोगे तो x² से x² कैंसिल तो a बराबर आ जाएगा 6, और x कैंसिल तो b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर आ जाएगा -5। अब ए बी सी का वैल्यू ज्ञात हो गया, तो अब हम सूत्र का यूज करेंगे। और सूत्र का क्या होता है, सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में क्या होता है b² माइनस 4ac/2a, यही होता है ना। अब इसका यूज करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, b का वैल्यू क्या है -7 और प्लस माइनस लगा दीजिए। फिर करड़ी में b² मतलब कि -7 का होल स्क्वायर, फिर -4 ए का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है -5 और बटे में 2a का मतलब क्या है 6। ठीक है, अब वैल्यू रख लिया आपने, हल कीजिए x बराबर माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा +7, फिर प्लस माइनस इधर हो जाएगा आपका -7 का स्क्वायर करोगे तो 49, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 6 5 30 और 30 चौको 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बटे में 6 दूने के 12, इससे हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 2 6 169 बटे में 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 169 का 169 को आप क्या लिख सकते हो 13 गुणे 13 लिख सकते हो बिल्कुल, और बटे में 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस यहाँ से 13 का 13 मतलब एक पेड़ निकल जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 169 का वर्गमूल 13 होता है, अब बटे में हो जाएगा 12। तो एक बार प्लस लेंगे धनात्मक लेने पर, एक बार ऋणात्मक लेने पर,
क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना, तो एक बार लिख देते हैं धनात्मक के लिए, और इस साइड लिख लीजिए ऋणात्मक के लिए। करना क्या हल हो जाएगा, तो ऋणात्मक के लिए इस साइड लिख लीजिए, धनात्मक के लिए इस साइड। धनात्मक लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 + 13/12, और ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर 7 - 13/12 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 13 और 7 कितना हो जाएगा 20/12, और ये हो जाएगा x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा -6/12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कटा दीजिए, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12। ऐसे कटाएंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी के 12, मतलब x बराबर आ गया 5/3, और इधर आ गया x बराबर -1/2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हल निकल गया आपका, एक हल निकल गया 5/3, एक हल निकल गया -1/2। तो द्विघाती सूत्र का यूज़ किया जाता है। अब देखिए मैं बता भी दिया हूँ यूज़ करके कि किस प्रकार आप लगाओगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई डाउट नहीं होगा आपको इस प्रकार की क्वेश्चनों करने में। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो देखिए कैसे इक्वेशन बनेगा। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना आपको कि जिनका योगफल तो 27 हो लेकिन गुणनफल कितना 182 हो। तो हमको संख्या तो मालूम है नहीं, तो लिखेंगे कि माना एक संख्या को मान लेंगे, एक संख्या को मैंने मान लिया x। अच्छा आप बताइए, अगर मैं कहूँ कि दो संख्याओं का योग अगर 10 है और एक संख्या इसमें से 3 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? 10 में से 3 घटाओगे तो एक संख्या अगर आपने x मान लिया और दो संख्याओं का योग अगर 27 है, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो दूसरी संख्या 27 - x ज्ञात करोगे। 27 में से x घटा दोगे तो दूसरी संख्या खुद मालूम चल जाएगी। तो माना एक संख्या मैंने x मान लिया और दूसरी संख्या मैंने मान लिया 27 - x, यहाँ दूसरी संख्या भी निकल गई। अब कह रहा दोनों संख्याओं का क्या दिया है? योग 27 दिया है। दोनों संख्याओं का योग 27 दिया है, और कह रहा है और उनका गुणनफल 182, मतलब इन दोनों का गुणनफल 82 दिया है। तो पहले इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा x गुणे 27 - x, संख्याओं का गुणनफल गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 27x - x², मतलब गुणनफल इतना आ गया 27x - x², और गुणनफल दे आगे से दे चुका था कितना 182, तो ये 182 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा क्या -x² इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +x²। ठीक है, प्लस 27 यहाँ ले आओगे तो -27x हो जाएगा। ठीक है, और 182 इधर 182 प्लस है ना, तो इधर ही रहने दीजिए, तो 182 तो इधर ही रहेगा, तो प्लस में ही रहेगा बराबर 0। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, मतलब इन सारी चीज़ों को मैं उधर भेज दिया हूँ, फिर सेट कर दिया हूँ। ठीक है, घबराना नहीं, आप लोगों को हस्तांतर किया हूँ। अब इसको हल करना है, तो 182 गुणा x² में होगा तो कितना हो जाएगा 182, गुणा करने पे 182 आ जाए और घटाने पे 27 आ जाए। ऐसा पेयर कब बनेगा? तो 14 में 13 को गुणा करोगे तभी ऐसा पेयर बनेगा। तो लिखोगे आप x² - 14x - 13x प्लस 182 बराबर 0, तब जाके सेट होगा, क्योंकि -14x और -13x -27x हो जाएगा, और 14x में 13x गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 14, और माइनस यहाँ से 13 कॉमन लोगे तो x, अब इस माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और 13 का भाग तो 182 में दोगे तो 14 बार जाएगा बराबर 0, मतलब x - 14 इसमें भी है, x - 14 इसमें भी है, कॉमन ले लोगे तो x - 14 कॉमन ले लिया आपने, और x - 13 बच गया बराबर 0। तो यहाँ से x - 14 बराबर 0 एक बार कर दीजिए, एक बार x - 13 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा +14, और x बराबर क्या आ जाएगा इधर +13, -13 उधर जाएगा तो +13 ही होगा ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या आपका निकल गया, पहली संख्या वही दो संख्या ज्ञात करना था ना, तो पहली संख्या 14 हो गया, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13, और देखिए दोनों का योगफल 27 भी हो रहा है, और दोनों का योगफल आपका 182 भी हो रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इस संख्या 14 या 13 हो गया, तो पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 13, या तो पहली संख्या 13 कर सकते हैं, दूसरी संख्या 14, क्या फ़र्क पड़ने वाला कुछ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप इसको बना लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस प्रकार के समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको किसी कीमत में बना लेना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इतना क्वेश्चन तो बहुत है, हमको लगता है कि अब सारे क्वेश्चन बना ही लोगे आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चन बचे ही रहेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे उसमें कवर कर देंगे। इतना ही क्वेश्चन हमको लगता है कि ये है, और बाकी इसी के आधार पे होते हैं, तो कितना मैं कराऊंगा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बहुत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है? आपको आगे ना द्विघात समीकरण हल करना बिल्कुल आ जाएगा, मेरे साथ रहेंगे सारे चैप्टर आ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।